हेलो गाइस, दिस इज सुरेंद्र कुमार। अभियान आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज बात करने वाले हैं इतिहास की एक अति महत्वपूर्ण अवधारणा राष्ट्रवाद के बारे में। गाइस, राष्ट्रवाद क्या है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे, सारे पक्षों के बारे में गाइस इस वीडियो में बात करेंगे। गाइस, राष्ट्रवाद का तात्पर्य है किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर रहने वाले विभिन्न धार्मिक संप्रदायों, जाति समूहों या भाषा भाषी समूह में एक होने की भावना राष्ट्रवाद कहलाती है। तो इस राष्ट्रवाद यह एक पश्चिम की अवधारणा है जिसे एशिया और अफ्रीकी देशों पे लागू किया गया था, थोपा गया था, सो दैट कि इस अवधारणा को आधार बना करके एशियाई और अफ्रीकी देशों के समाजों का अध्ययन किया जा सके। गाइस, भारत में 19वीं सदी में राष्ट्रवाद एक अति महत्वपूर्ण और युगांतकारी घटना होती है। राष्ट्रवाद के आगमन के बाद में भारत में यहाँ पे न केवल जनता एक होती है बल्कि ब्रिटिश की शोषणकारी नीतियों के खिलाफ में लामबंद होती है और उन शोषणकारी नीतियों का भरपूर सशक्त विद्रोह भी करती है। गाइस, अगर हम बात करें यहाँ पे तो राष्ट्रवाद की अवधारणा से पूर्व हमारे यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद लगभग 2.5 दशक तक ब्रिटिश ने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से भारतीयों का, भारतीय जनमानस का, भारतीय संस्कृति का भरपूर शोषण किया था। और इसी शोषण का परिणाम था कि भारतीय अब तमाम मतों को भूल करके, तमाम अपने जितने भी डिफरेंसेस थे, जितने भी उनके अंदर मतभेद थे, उनको भूल करके, और अब वो क्या है, एक ऐसी शक्ति जो कि शोषणकारी है, हमारे यहाँ की नहीं है, विदेशी है, उसके खिलाफ में उसको यहाँ से बाहर करने के लिए एकजुट हो गए। उनमें एक भावना आ गई। गाइस, यहाँ पे सबसे खास बात यह है कि राष्ट्रवाद की भावना के बाद में यहाँ भारतीयों को ये पता चल गया कि जो ब्रिटिश हुकूमत है, ब्रिटिश प्रशासन है या ये जो बाहरी लोग हैं, ये किसी भी तरह से भारतीयों के या भारतीय जनता के हित में नहीं है। उनको सिर्फ शोषण करने से मतलब है। वो बस यहाँ पे भारतीयों का हर तरह से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी तरह से यहाँ शोषण करने आए हैं और उन्हीं के खिलाफ, उनको यहाँ से बाहर करने के खिलाफ इस अवधारणा का भरपूर इस्तेमाल किया गया था। गाइस, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के अनेक कारण थे, लेकिन यहाँ पे हम कुछ महत्वपूर्ण कारणों के बारे में बात करेंगे। गाइस, जैसा कि विदित है, भारत में ब्रिटिश ने ऐसा कोई भी क्षेत्र, ऐसा कोई भी एरिया नहीं छोड़ा जहाँ पे उसने शोषण ना किया हो। यानी विशेष तौर पे ब्रिटिश की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जो शोषणकारी नीतियाँ थी, उन्हीं के परिणाम स्वरूप भारतीयों में एकता का माहौल बनता है, भारतीयों में एकजुटता आती है और वो इस शोषणकारी ताकत के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं, एक साथ आकर के खड़े हो जाते हैं। इन्हीं में से गाइस हम कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं उनके बारे में बात करेंगे कि भारत में और कौन से कारण होते हैं जिनसे भारतीयों को एक किया जाता है, जिनमें भारतीय आपस में जुड़ जाते हैं, एक मत हो जाते हैं। तो गाइस, सबसे पहला जो कारण है वो है लॉर्ड लिटन, रिपन और कर्जन की नीतियां। गाइस, यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात करें लॉर्ड लिटन के बारे में, तो गाइस लॉर्ड लिटन के जो दो काम हैं या कारनामे कहेंगे आप उनको, एक तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, उसने हमारे यहाँ पे भारतीय प्रेस का गला घोटने का काम किया, राइट। 1878 का ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये बहुत ही विवादास्पद रहा, जिसने यहाँ पे लोगों को या हमारे प्रबुद्ध या स्कॉलर्स हैं उनको एकजुट करने का काम किया और भारतीय जनमानस को जगाने का काम किया। दूसरा गाइस, यहाँ पे सिविल सर्विसेज जो आईसीएस अधिकारी होते थे उनके लिए जो एज है इसने बढ़ा दी, कम करने की जगह पे, तो इसके खिलाफ विरोध होता है। यहाँ पे अगर गाइस बात करें रिपन के बारे में, तो इल्बर्ट बिल के माध्यम से इसने भारतीय जजों को यूरोपीय जजों के समकक्ष लाने की कोशिश की, लेकिन इसका जो यूरोपीय जितने भी ब्रिटिश थे यानी ब्रिटिश जनता थी, इसने इसका विरोध किया। तो यहाँ से भी जो भारतीय हैं वो जागरूक होते हैं, ये देखते हैं कि किस तरह से वो शोषण के खिलाफ वो इकट्ठे हो जाते हैं, राइट। दूसरा अगर हम बात करें, जो सबसे ज़्यादा बदनाम यहाँ पे
कोई अंग्रेज अधिकारी था यानी वायसराय था, तो वो था लॉर्ड कर्जन, जिसने बंगाल को विभाजित करने का काम किया। इसने न केवल बंगाल को बांटने का काम किया था, बल्कि भारतीय आत्मा को ही बांटने का काम किया था, जिसके खिलाफ भारतीय जनता ने अपना प्रतिरोध दर्ज कराया। तो एक यह कारण था जिससे भारतीयों में एक होने की जो भावना है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, बलवती हो जाती है। कई दूसरा कारण है ब्रिटिश शासकों की निर्जातीय या श्रेष्ठता की भावना। कई ब्रिटिश समझते थे कि उनका जो खून है, उनका जो ब्लड है, वो भारतीयों से ज्यादा श्रेष्ठ है। वो हमें यहाँ पे दबा कुचला, अनसिविलाइज, बर्बर, यायावर, ठीक है, और इस तरह से संबोधित करते थे, यानी कि हम बहुत ही एकदम दबे कुचले हैं और बिल्कुल असभ्य हैं, जाहिल हैं, गवार हैं, जानवर हैं। इस तरह से वो हमें यहाँ पे क्या है ट्रीट करते थे। तो ये था जिससे कि भारतीयों में क्या है एक आत्मसम्मान की भावना फूटती है और फिर हम उसका प्रतिरोध करना शुरू करते हैं। कई तीसरा पॉइंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वैश्विक घटनाओं का प्रभाव। कई क्योंकि समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और बाकी जितने भी संचार के साधन थे, लगातार भारतीय जागरूक होते जा रहे थे। इसमें दो महत्वपूर्ण घटनाएं विश्व के अंदर हुई। पहला है जिसमें एशिया के एक देश जापान ने यूरोप के एक शक्तिशाली और सबसे ज्यादा क्षेत्रफल रखने वाले देश रशिया को, रूस को पटकनी दे दी या उसको हरा दिया। दूसरी का एक अफ्रीकन इथियोपिया जैसे एक छोटा सा देश है जिसने क्या किया, यूरोप के इटली शक्तिशाली देश को हरा दिया। तो गाइस यहाँ से भारतीय जनमानस पर, भारतीय प्रबुद्ध जो चिंतक थे उन पर ये प्रभाव पड़ता है और फिर उन्होंने भी ये ठान लिया कि हम भी क्या है भारी सत्ता को, भारी शक्ति को हमारे देश से, हमारे शोषण करने से, जो शोषणकारी नीति जिनकी है या शोषणकारी शक्ति है, उसे यहाँ से भगा सकते हैं, खदेड़ सकते हैं। कई चौथा पॉइंट है दैट इज भारतीय अतीत का गौरवगान। कई हमारा जो भारतीयों का इतिहास है वो ब्रिटिश ने लिखने का काम किया और उन्होंने वही चीजें हमें बताई जो उनके फेवर में थी या उनके हित में थी। यानी भारतीयों को पहले से ही असभ्य बताया गया था और हमें कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की कि जब तक ब्रिटिश रहेंगे तब तक ही भारतीयों का उत्थान हो सकता है, भारतीयों को सभ्य किया जा सकता है, उनको सिविलाइज किया जा सकता है, और हम तो पहले से ही बर्बर हैं, यायावर हैं, असभ्य हैं। जबकि हमारा जो इतिहास है वो ब्रिटिश का तो कोई इतिहास ही नहीं है। यानी हमारा जो इतिहास है वो 5000 साल पुराना है, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पुराना इतिहास है। हमारी संस्कृति दुनिया में सबसे ज़्यादा पुरानी संस्कृति है। हम लोग दुनिया के सबसे ज़्यादा मॉडरेट, चाहे वो आर्ट एंड क्राफ्ट की बात हो, अगर हम बात करें मेडिसिन की बात कर लें, साइंस की बात कर लें, ठीक है, हर क्षेत्र में हम लोग अग्रिम कंट्री रहे हैं, ठीक है। तो हमको जब ये पता चलता है हमारे इतिहास के बारे में, हमारे पूर्वजों के बारे में, तो हमें आत्मसम्मान की एक भावना आती है, उत्थान की भावना आती है और इससे फिर हम क्या करते हैं, उनको यहाँ से ब्रिटिश को भगाने का काम करते हैं। कई नेक्स्ट पॉइंट है भारत का राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक एकीकरण। कई यद्यपि यह एकीकरण ब्रिटिश ने अपने निहित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया था, चाहे वो रेलवे का विकास हो, चाहे डाक सेवाएं हो या टेलीग्राम का कोई माध्यम हो, ये सभी जो सर्विसेज हैं, ये सेवाएं हैं या जो विकास के काम हैं, वो ब्रिटिश ने अपने लिए किए थे। लेकिन अनजाने ही इन सारी घटनाओं ने क्या किया, भारत का एकीकरण कर दिया और अब हम जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक हो गए, एकजुट हो गए और इसी का ये परिणाम रहा कि हमने ब्रिटिश के खिलाफ प्रतिरोध करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। गाइस यह बहुत ही दुखद है कि भारतीय समाज में अभी भी बहुत सारी बुराइयां हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारे समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, ठीक है, क्षमतावान लोग हैं, तो उन्होंने भारतीय समाज की जो बुराइयां हैं उनको दूर करने का प्रयास किया। भारतीय धर्म के अंदर जो समस्याएं हैं, जो कुरीतियां हैं या जो कमियां हैं, उनको दूर करने के लिए क्या है, निजी लेवल पे ही उन्होंने सेल्फ रिलायंस करके ही उनको दूर करने का प्रयास किया और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जिसमें जो अग्रणी योगदान रहता है राजा राममोहन राय जो हैं वो इसकी शुरुआत करते हैं। उसके बाद तो अनेक नाम इसके अंदर जुड़ जाते हैं, राइट। तो इन घटनाओं ने कहीं ना कहीं भारतीय जनमानस को
विकसित करने का काम किया, जागरूक करने का काम किया, और फिर हमें ये समझ आया, हमें एहसास हुआ राइट कि हम लोग ऐसे ही अलग अलग रहने की कोशिश करते हैं, जबकि हमारे जो इंटरेस्ट हैं, हमारे जो हित हैं, वो एक जैसे ही हैं। और ये भावनाएं होती हैं हमारे अंदर राष्ट्रवाद को जागृत करने वाली होती हैं। गाइस अगर हम नेक्स्ट बात करें राष्ट्रीय प्रेस की भूमिका, गाइस राष्ट्रीय प्रेस ने भारतीयों को हर तरह से जागरूक करने का काम किया, चाहे वो राजनीतिक चेतना फैलाने का काम हो, सामाजिक रूप से उत्थान करने का काम हो, देश विदेश की जानकारी देने का काम हो, राइट, राष्ट्रीय जितने भी हमारे जो कार्यक्रम हैं उनसे जागरूक करने का काम हो। तो हर तरह से भारतीयों में एक आत्मसम्मान की भावना जगाने का काम हो, उनको प्रोत्साहित करने का काम हो, मोटिवेट करने का काम हो, राइट, तो सारे काम जो है भारतीय प्रेस ने किए। और इस प्रेस ने भारतीयों को उत्थान करने का, भारतीयों की जो आत्मा है उसको जगाने का काम किया, राइट। और यही कारण है कि भारतीयों में राष्ट्रवाद की जो भावना है वो बलवती हो जाती है, और फिर वो विदेशी सत्ता और विदेशी कानून और विदेशी जितने भी प्रतीक थे उनका प्रतिरोध करने के लिए एकजुट हो जाते हैं, प्रतिबद्ध हो जाते हैं। गाइस नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा पाश्चात्य शिक्षा और विचारों का भारतीय जनमानस पर प्रभाव। गाइस यहाँ पे पाश्चात्य शिक्षा में अगर हम बात करें समानता है, राइट, यहाँ पे एक बड़ा हमारे यहाँ पे समानता की जो भावना है, क्योंकि भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था है, उसके बाद में वर्ण व्यवस्था के आगे कहीं जाति व्यवस्था है, जातियों में उपजाति है, तो हमारे समाज में एक जो है एक क्लासिफिकेशन बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम बात करें पाश्चात्य शिक्षा जो कि अंग्रेजी आधारित थी, उसमें हमें पाश्चात्य शिक्षा और दर्शन से हमें समानता, राइट, एकता, करुणा जैसी जो चीज़ें हैं हमें यहाँ पे सीखने के लिए मिलती है। विशेष तौर पे अगर हम बात करें स्वतंत्रता और समानता की, तो वो चीज़ें हमको यहाँ पे मिलती हैं। इससे भारतीय जनमानस काफ़ी प्रोत्साहित होता है, राइट। अंग्रेजी शिक्षा से हमें देश विदेश की जानकारी मिलती है, राइट। तो ये इसके अलावा भी कई कारण हैं, राइट। मध्य वर्ग का उत्थान हो सकता है इसमें, राइट, और राजनीतिक संस्थाओं की भूमिका हो सकती है। ऐसे और भी कई कारण हैं जिन्होंने भारत में राष्ट्रवाद के उदय में अपनी जो भूमिका है, अपना जो योगदान है उल्लेखनीय, वो दिया। तो गाइस इस तरह से ये पूरा था राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद के उत्थान के या उदय के कारण। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। बाकी इस जो भी आपकी क्वेरी हैं वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।